ऊष्मागतिकी में बात करते हैं निकाय के बारे में। निकाय सामान्यतः दो प्रकार का हो सकता है, सूक्ष्म और स्थूल निकाय, माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। ऐसा निकाय जिसमें विशाल संख्या में सूक्ष्म कण जैसे कि अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन इत्यादि हों, तो हम उसे एक स्थूल निकाय कहते हैं। और ऐसा निकाय जो सूक्ष्म अवस्थाओं द्वारा निरूपित किया जाए वो सूक्ष्म निकाय कहलाएगा, जैसे कि क्वांटम अवस्थाएं, क्वांटम संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है। तो ऐसा निकाय जिसे क्वांटम अवस्थाओं या क्वांटम संख्याओं से निरूपित किया जाए वो तो सूक्ष्म निकाय कहलाएगा, तथा ऐसा निकाय जिसमें विशाल संख्या में सूक्ष्म कण मौजूद हों, जिनमें अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि हम ले सकते हैं, तो हम उसे स्थूल निकाय कहेंगे। तो बेसिकली सूक्ष्म निकाय के रूप में हम एक परमाणु को ले सकते हैं, जिसके अंदर हम कई सारी क्वांटम अवस्थाओं को निरूपित करते हैं। अब सभी सूक्ष्म अवस्थाओं से निरूपित एक सूक्ष्म निकाय, सभी सूक्ष्म निकाय संरक्षण नियमों का पालन नहीं करता, या किसी सूक्ष्म निकाय की सभी सूक्ष्म अवस्थाएं संरक्षण नियमों का पालन नहीं करती, तो ऐसी अवस्थाएं जो संरक्षण नियमों का पालन करती हैं, हम उन्हें अभिगम्य अवस्थाएं कहते हैं। यह परिभाषा स्थूल निकायों के लिए भी लागू की जा सकती है, क्योंकि एक स्थूल निकाय में भी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती है। तो एक स्थूल निकाय की वो सूक्ष्म अवस्थाएं जो उस निकाय पर लगाए जाने वाले सभी प्रतिबंधों का पालन कर रही हैं, उस स्थूल निकाय की अभिगम्य अवस्थाएं कहलाती हैं। आगे है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा निकाय होता है जो किसी भी अन्य निकाय से अन्योन्य क्रिया नहीं करता, अर्थात ऐसा एक निकाय जो अन्य सभी निकायों से विलग हो, वह किसी भी प्रकार की अन्योन्य क्रिया किसी भी अन्य निकाय से नहीं करता है, तो हम उसे कहेंगे एक विलगित निकाय। यह एक विलगित निकाय है जो कभी ऊर्जा का आदान प्रदान किसी अन्य निकाय को नहीं करता। आगे चलते हैं स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाओं के टॉपिक पर। मान लीजिए हमारे पास दो स्थूल निकाय हैं, पहला निकाय है ए और दूसरा है ए डैश। यदि ये आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तो इनसे निर्मित होकर एक स्थूल निकाय, संयुक्त निकाय बनेगा, जिसे हम ए स्टार के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्थूल निकाय ए की अन्योन्य क्रिया से पूर्व औसत ऊर्जा ई आई बार है, उसी प्रकार से दूसरे निकाय ए डैश की अन्योन्य क्रिया से औसत ऊर्जा ई आई डैश बार है, तथा ए व ए डैश दोनों की अन्योन्य क्रिया के पश्चात ऊर्जाएं ई एफ बार व ई एफ बार डैश हो जाती है। अर्थात अन्योन्य क्रिया से पूर्व तो ऊर्जाएं हैं ई आई बार और ई आई डैश बार, तथा अन्योन्य क्रिया के पश्चात ऊर्जाएं हैं ई एफ बार और ई एफ बार डैश। अब चूंकि संयुक्त निकाय हम विलगित मान रहे हैं, इसलिए अन्योन्य क्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा या कुल औसत ऊर्जा इक्वल टू अन्योन्य क्रिया के पश्चात कुल औसत ऊर्जा। इस प्रकार से ये समीकरण इस समीकरण के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, जहां पर हम लिख सकते हैं ई एफ बार माइनस ई आई बार प्लस ई एफ बार डैश माइनस ई आई बार डैश। देखिए, ये तो है निकाय ए की ऊर्जा में परिवर्तन, तथा ये है निकाय ए डैश की ऊर्जा में परिवर्तन, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा ई बार प्लस डेल्टा ई बार डैश। दोनों का जो योग है वह शून्य के बराबर आ रहा है। इसका अर्थ है कि जब दो निकाय मिलकर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा एक संयुक्त निकाय बनाते हैं, तो दोनों की औसत ऊर्जाओं में परिवर्तनों का योग सदैव शून्य होता है। अब ये अन्योन्य क्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो निकाय ए व ए डैश, जो दो निकाय आपस में अन्योन्य क्रिया करके एक संयुक्त निकाय बना रहे थे, वो सामान्यतः दो प्रकार से अन्योन्य क्रियाएं कर सकते हैं, जिनमें पहली हो सकती है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया
और दूसरी हो सकती है रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के बारे में देखें तो ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें बाह्य प्राचलों को नियत रखा जाए। बाह्य प्राचलों से हम ये समझते हैं ताप, दाब, आयतन, बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि इन बाह्य प्राचलों को नियत रखा जाए तो उससे क्या होगा, निकायों के ऊर्जा स्तर भी अपरिवर्तित रहेंगे। उस स्थिति में यदि दो निकाय अन्योन्य क्रिया करें तो या तो निकायों के एक निकाय की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, और यदि जिस निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होती है तो वो निकाय ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, अर्थात प्लस क्यू एनर्जी वो ले रहा है। उसी प्रकार यदि एक निकाय की ऊर्जा में कमी होती है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। इसे हम माइनस क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊपर जो समीकरण हमने लिखी थी उसी समीकरण में हम अगर डेल्टा ई बार व डेल्टा ई बार डैश को अगर हम क्यू और क्यू डैश में लिखें तो देखिए क्यू प्लस क्यू डैश इक्वल टू 0, इट मीन्स क्यू इक्वल टू माइनस क्यू डैश। इसका सीधा सा अर्थ है यदि ए जो हमारा निकाय था यदि वो ऊर्जा का अवशोषण करता है तो ए डैश निकाय ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, अर्थात ए डैश निकाय द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा को ए निकाय ले लेगा। और उसी प्रकार से इसका उल्टा हो सकता है कि यदि ए डैश निकाय ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वो अवशोषित की गई ऊर्जा ए डैश के द्वारा ए द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा के बराबर है। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम उसी तरह से लागू हो रहा है जैसा हम सामान्य परिस्थितियों में देखते हैं। दूसरी अन्योन्य क्रिया होती है यहाँ पर रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। यदि दो निकाय ए और ए डैश हम ले सकते हैं, यदि दो निकाय उचित रूप से विलगित है अर्थात ऊर्जा का विनिमय नहीं हो सकता तो उनके अंदर अलग अलग, जैसे ए के अंदर जो भी प्रोसेस जो भी प्रक्रम उन प्रक्रमों को रुद्धोष्म प्रक्रम कहेंगे। क्योंकि ए किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य निकाय से या परिवेश से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी यदि उसके अंदर कोई प्रक्रम घटित होता है तो हम उसे कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। ए डैश के लिए भी यही प्रक्रिया कि यदि ए डैश जो कि परिवेश से ना ऊर्जा ले रहा है ना किसी अन्य निकाय से ऊर्जा ले रहा है, उसके बावजूद भी उसके अंदर कोई प्रक्रम घटित हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। अब यदि इस स्थिति में जो कि ए व ए डैश दोनों एक दूसरे से विलग है परंतु इस स्थिति में हम उनके बाह्य प्राचलों में परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा कि अन्योन्य क्रिया संभव होगी। इस अन्योन्य क्रिया के कारण निकाय की इंडिविजुअल निकाय की माध्य ऊर्जा में कमी या वृद्धि हो सकती है। यदि माध्य ऊर्जा में कमी होती है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, जिसे हम प्लस W से निरूपित कर सकते हैं। यदि निकाय की माध्य ऊर्जा में वृद्धि होती है तो निकाय पर कार्य किया गया है जिसे हम ऋणात्मक कार्य के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे हम माइनस W के रूप में लिख सकते हैं। तो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के अंदर हम बाह्य प्राचलों को नियत रखते हैं तथा रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया के अंदर हम बाह्य प्राचलों में सामान्यतया परिवर्तन करते हैं। रुद्धोष्म निकाय में एक निकाय पर किया गया कार्य दूसरे निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। इसीलिए हम रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया को यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक निकाय द्वारा कार्य किया जाता है और वो निकाय दूसरे निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। इसीलिए ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है। अब क्या होता है कि सामान्य परिस्थितियों में निकायों द्वारा जो आपसी अन्योन्य क्रिया होती है वह न तो सामान्य अन्योन्य क्रिया न तो रुद्धोष्म होती है और न ही वो यांत्रिक अन्योन्य क्रियाएं होती है, अर्थात न तो वो ऊष्मीय होती है और न ही रुद्धोष्म होती है। वो वास्तव में इन दोनों का एक मिक्सचर होती है जिसे
हम कह सकते हैं व्यापक अन्योन्य क्रिया। व्यापक अन्योन्य क्रिया को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि एक निकाय की माध्य ऊर्जा में परिवर्तन किया जाए तो उस माध्य ऊर्जा में परिवर्तन के कारण दूसरे निकाय पर कार्य किया जाएगा। दोनों का योग वास्तव में निकाय संयुक्त निकाय की ऊर्जा में कुल औसत ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। क्योंकि ये एक ऊर्जा संरक्षण के समीकरण को प्रदर्शित करता है जिसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यह नियम ये प्रदर्शित करता है कि यदि एक निकाय पर कार्य किया जाए या एक निकाय की माध्य ऊर्जा में परिवर्तन किया जाए तो दूसरे निकाय पर वो माध्य ऊर्जा में परिवर्तन दूसरे निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होगा और उस किए गए कार्य को हम स्थूल कार्य के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये दोनों प्रक्रियाएं संयुक्त निकाय की कुल औसत ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। इस प्रकार से हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझ सकते हैं।